स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के अंक में बात होगी इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में राज्यों की भूमिका की। इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में राज्यों की भूमिका और पॉलिसी ट्रेजेक्ट्रीज बहुत क्रिटिकल है। भारतीय संघ में राज्यों की स्थिति और सिविल गवर्नेंस की बात करें तो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 22 आधिकारिक भाषाएं और 54 मान्यता प्राप्त राज्य आधारित राजनीतिक दलों की स्थिति में ये ज़रूरी हो जाता है कि भारतीय राज्यों की क्षमता को बढ़ाया जाए। G20 देशों के समूह के संदर्भ में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के बावजूद प्रति व्यक्ति सबसे कम सिविल सर्वेंट है। भारत में टोटल एम्प्लॉयमेंट में पब्लिक सेक्टर का शेयर महज 5.77% है। ये आंकड़ा चीन और इंडोनेशिया के आधे के बराबर है और यूके की तुलना में तो करीब 1/3 है। भारत में औसतन 10 लाख पर 1600 सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि अमेरिका में इनकी संख्या 7500 तक है। ठीक इसी तरह डॉक्टर्स, टीचर्स, टाउन प्लानर्स, पुलिस, जजेस, फायर फाइटर्स, फूड एंड ड्रग्स इंस्पेक्टर्स, रेगुलेटर्स इत्यादि की संख्या भी आबादी के अनुपात में दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है। अन्य पैरामीटर्स की बात करें तो टैक्स जीडीपी रेशियो और पब्लिक एक्सपेंडिचर जीडीपी रेशियो में भी भारत की स्थिति अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। बात चाहे सार्वजनिक वस्तुओं की हो, कल्याणकारी भुगतानों की हो या न्याय व्यवस्था की, हर क्षेत्र में सरप्लस की बजाय कमी ही सामने आती है। इनमें एक महत्वपूर्ण समस्या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस द्वारा बनाए गए परवर्स इंसेंटिव्स और ऑफिशियल्स के बीच स्किल गैप है। डिपार्टमेंट्स के भीतर ही पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन पावर्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया है। शीर्ष पॉलिसी मेकर्स चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन कॉम्प्लेक्स होती जा रही इकोनॉमी को गवर्न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोक्रेटिक स्किल्स वाले लोग चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे टेक्निकल कामों के लिए पर्याप्त क्षमता न होने के कारण सेंटर और स्टेट्स कंसल्टेंसी फर्म्स को हायर करते हैं। वास्तव में पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन के क्षेत्र में विभाजन होना चाहिए, यानी पॉलिसी बनाने वालों पर ही उसे कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग स्किल्स की ज़रूरत होती है। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के अनुभव बताते हैं कि नीति निर्माण और उन्हें लागू करने के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां उनके एग्जीक्यूशंस को बेहतर बनाकर इनोवेशंस को एनकरेज करती हैं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्यक्रमों के बीच बेहतर तालमेल बैठा पाती हैं। भारत के मामले में देखें तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का उदाहरण बेहतर तरीके से दिया जा सकता है, जहां पॉलिसी मेकिंग तो मिनिस्ट्री लेवल पर होती है, लेकिन अथॉरिटी उसे ज़मीन पर उतार देती है। इस व्यवस्था से समय और धन दोनों में काफ़ी बचत होती है। इसके अलावा फ्रंट लाइन पर काम कर रहे लोगों पर इम्प्लीमेंटेशन संबंधी मसलों पर फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा न होने पर अविश्वास और पुअर इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति पैदा होती है और फिर उत्तरदायित्व के अभाव के माहौल के चलते उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ता है। और इसके बाद फिर एक कुचक्र शुरू हो जाता है जिसमें अक्षम राज्य और पुअर डेलीगेशन एक दूसरे को और ख़राब बनाने लगते हैं। ऐसा सबसे आगे की पंक्ति में शामिल लोगों के वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को कम करने की वजह से होता है। इस कमी को दूर करने के लिए मिडिल और सीनियर लेवल पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और रेगुलर लैटरल एंट्री एक उपाय हो सकता है, जिससे सिविल सर्विसेज के साइज और टेक्नोक्रेटिक गैप को कुछ हद तक भरा जा सकता है। नॉन आईएएस सर्विसेज जैसे इंडियन रेवेन्यू, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, उनके अधिकारियों को भी उच्च स्तरीय पदों में मौका मिलना चाहिए अगर वे योग्यता रखते हों। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, मिशन कर्मयोगी, इनके तहत सिविल सेवकों को अलग अलग स्तर पर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। मार्केट वॉचडॉग, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रोफेशनल स्टाफ की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। सेबी के पास तो मौजूदा समय में सिर्फ 800 लोगों का स्टाफ है, जबकि अमेरिका में ऐसी ही बॉडी के पास कॉरपोरेट्स को गवर्न करने के लिए 4500 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं। ठीक इसी तरह आरबीआई के पास 7000 से भी कम लोग हैं, जबकि अमेरिका के यूएस फेडरल रिजर्व के पास 22000 से भी ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं। ओवरसाइट एजेंसीज यानी काम पर निगाह रखने वाली एजेंसियों के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि पॉलिसी डिसीजन के कॉन्टेक्स्ट को स्वीकार करने में संवेदनशीलता दिखाएं। उन्हें वास्तविक निर्णयों के साथ साथ उनके विकल्प से जुड़ी कॉस्ट को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा मोटिवेटेड पर्सनेल की भी बहुत ज़रूरत है। ये बहुत आम बात है कि प्राइवेट सेक्टर्स में बोनस जैसी परफॉर्मेंस लिंक्ड
पे एंड इंसेंटिव स्कीम्स बहुत फायदेमंद हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर्स में ये बहुत कारगर नहीं रही हैं। इसलिए सही मायनों में पब्लिक सेक्टर को सामाजिक भलाई में योगदान देने के लिए मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स को ही अट्रैक्ट करना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत देश बहुत बड़ा होने के बाद भी बहुत छोटा होने के विरोधाभासों से भरा हुआ है। ऐसे में ज़रूरत है इस बात की कि राज्य एक बड़ी नौकरशाही के जरिए गवर्नेंस में बड़ी भूमिका निभाएं, खासकर हेल्थ, एजुकेशन और सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।